हेलो दोस्तों, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप आज आपके सामने सवाल जवाब सीरीज के दूसरे सेगमेंट में हूं, जो कि पॉलिटी का दूसरा सेगमेंट है। इसमें दोस्तों हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं या इस प्रकार के हैं या विगत वर्षों में कभी पूछे गए हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर इन क्वेश्चन को इसलिए नहीं लाता हूँ कि आप उसका आंसर दे देंगे और आपको आ जाएगा, आपको आता है। मैं यहाँ इसलिए लाता हूँ कि कुछ उसमें डिस्क्रिप्शंस की बात ऐसी होती हैं जो जिस पर बात करना जरूरी होता है, इसके लिए ऐसे सेगमेंट को लाते हैं। चलिए तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपका काम है। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हमारा इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के संबंध में सही नहीं है। नहीं की बात कर रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, डिस्क्रिप्शन बाद में बताता हूं। पहली बात है कि 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, सही है। दूसरी बात कहता है इस अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में ही वर्णित निबंधनों के अधीन है। बिल्कुल है भाई, 19 से 1 के ए से लेकर के और छा तक के बीच में ये स्वतंत्रताओं की बात है, जिसमें चा को निश्चित कर दिया गया है। ठीक है, यानी चा जो है संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। 19 के क्लॉज 1 से लेकर के क्लॉज 5 तक, 2 से लेकर के 1 तो यहाँ है ना, तो 2 से लेकर 5 तक के बीच में ही निर्बंधनों की रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है। इसके बाद कहता है अनुच्छेद 19 में प्रदत्त गारंटी ही स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्राप्त हैं। बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सही है आपका। इसके अलावा चौथा कहता है क्या 19 में प्रदत्त स्वतंत्रताएं किसी व्यक्ति को प्राप्त हैं। बिल्कुल नहीं, जब नागरिक कह दिया तो व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता रहा था कि जो है 6 स्वतंत्रताएं जो हैं, उनमें जो आपको स्वतंत्रताएं हैं वह कौन कौन सी है। तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, आबाद संचरण करने की स्वतंत्रता है, कहीं बस जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, उसमें से आपका चा वाला समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार था, चा में संपत्ति का अधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। कब समाप्त किया गया है? इस चा को, जो 19 के क्लॉज 1 का चा था, इसको समाप्त कर दिया गया है। और इसको कब समाप्त किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको समाप्त किया गया था। और इसको समाप्त करके कहां डाल दिया गया? आर्टिकल 300A में इसको डाल दिया गया है। और इसको अब विधिक अधिकार बना दिया गया है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 आप याद रखिएगा। कौन सा था ये? तो जब संविधान बना था तब 7 स्वतंत्रताएं थी, और ये वाली स्वतंत्रता जो संपत्ति के अधिकार की, इसको समाप्त कर दिया गया था 1978 में। तो अब 6 स्वतंत्रताएं हैं। इसलिए ये सारी बातें ठीक है यहाँ तक की, और ये बात गलत है, ये आपका आंसर है। ठीक है, नागरिकों को प्राप्त है, व्यक्तियों को नहीं है। सिर्फ नागरिक यानी कौन? सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है तो निबंधन में आपको बता दे रहा हूं, 19(2) से लेके 19(5) तक के बीच में निबंधन के बारे में बात की गई है, जिसमें बेसिक बात की गई है लोक स्वास्थ्य, शिष्टाचार, सदाचार और ऐसे ही अन्य, यानी कि क्या जो है एकता और अखंडता। अगर इनमें से किसी चीज पर, देश की एकता और अखंडता, अगर इनमें से किसी बात पर या इन सब में से कोई एक या कोई सारी, अगर ऐसी बात आती है, स्वतंत्रता इस प्रकार से आदमी उपयोग करता है कि जो है इन चीजों को खतरा पैदा होता है, तो वहां पर क्या होगा? रोक है, निर्बंधन है, वहां आपकी स्वतंत्रता नहीं है, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जैसे आप कभी आर्मी एरिया देखिए, कैंटोनमेंट बोर्ड में डिफेंस खड़ी रहती है, सेना खड़ी रहती है वहां पर, तो आप वहां जा नहीं सकते हैं कि उनके एरिया में आप चले जाएं। क्यों नहीं जा सकते हैं? इसलिए नहीं जा सकते हैं कि वो रिस्ट्रिक्शंस एरिया है, उसके ऊपर निर्बंधन है। ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए वो उन्होंने कर रखा है, ऐसा माना जाता है। तो आप वहां जाकर कोर्ट में क्या कर सकते हैं? आप जाके कोर्ट में ये नहीं कह सकते हैं कि अरे साहब मेरा मूल अधिकार का हनन हो गया, मुझे आने जाने की स्वतंत्रता, इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया उधर। अरे नहीं जाने दिया इसलिए क्योंकि वो क्या है, कैंटोनमेंट बोर्ड का जो एरिया कैंट का, वहां पर आर्मी अपने जो है हथियार, गोला बारूद, स्ट्रेटेजिकल चीजें करती है। आप एक सिविलियन है, आपको उस एरिया में जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, आपको नहीं है। ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा है, एकता अखंडता की बात है, सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए आपको नहीं जाने दिया। ठीक है, जहां पर है। तो इस प्रकार से आप हर चीज को असीमित यूज नहीं कर सकते हैं। एक सामान्य लाइन में कहा जाए तो ये याद रखिएगा कि आपकी स्वतंत्रताएं वहां समाप्त हो जाती हैं जहां दूसरे की नाक शुरू होती है। क्या? दूसरे की नाक शुरू होती है, मतलब आप कोई भी चीज को असीमित यूज नहीं कर सकते। सब सीमित है, सब कुछ सीमित है, रिस्ट्रिक्शन है हर चीज पर। ठीक है, तो ये बात इतनी है, कितनी आवश्यक थी उतनी क्लियर कर दी मैंने, बाकी बहुत ज़्यादा इसके लिए आवश्यकता नहीं है।
अगले उसमें चलते हैं, अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है निवारक निरोधक विधि की बात करता है। निवारक निरोधक विधि आर्टिकल, जब आप आर्टिकल 22 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 22 में क्लॉज 1 से लेकर के 7 तक की बात की गई है, जिसमें दो हिस्से में आर्टिकल 22 को बांट देते हैं हम लोग। आर्टिकल 22 को दो हिस्से में बांटते हैं, क्लॉज 1 और 2 को एक तरफ ले लेते हैं, 3 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, और 4 से लेकर के 7 तक की क्लॉज को निवारक निरोधक विधि कहा जाता है। क्या कहता है? इसको निवारक निरोधक विधि कहा जाता है, ठीक है। और इसको सामान्य गिरफ्तारी कहा जाता है। दो हिस्से में बांटते हैं, सामान्य गिरफ्तारी की बात करते हैं, गिरफ्तारी की बात यहाँ की गई है क्लॉज यहाँ पे क्लॉज 1 और 2 में सामान्य गिरफ्तारी की बात की गई है, ठीक है। क्या की गई है? सामान्य गिरफ्तारी की बात की गई है क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में, ठीक है। दो हिस्से में बांट देते हैं इसको, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है, इस सामान्य गिरफ्तारी में जो है जो बातें कही गई है वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात कही गई है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। पहली बात कहता है कि कारण बताइए। दूसरी बात 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है, यात्रा का समय छोड़ करके। इसके अलावा वकील से मिलने की स्वतंत्रता है। क्या है? वकील से मिलने की स्वतंत्रता है कि भाई उनके जो वकील है उससे वो मिल सकता है, कोई भी आरोपी या जिसको गिरफ्तार किया गया है वो। तो इन सबको जो है क्लॉज 1 और 2 के अंतर्गत सामान्य गिरफ्तारी में रखा गया है। और निवारक निरोधक विधि जो है जिसमें गिरफ्तारी होती है ये कुछ विशेष प्रकार की होती है। जैसे आपका आजकल एक एक्ट अभी कुछ समय पहले चर्चा में था, NIA, ठीक है, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो था ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जो है कुछ अधिकार दिए गए हैं कि बिना जो है कारण बताए उठा सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। इस प्रकार की गिरफ्तारी निवारक निरोधक के रूप में होती है। और यह गिरफ्तारी सिर्फ संदेह के आधार पे होती है। किसके आधार पे होती है? सिर्फ संदेह के आधार पे होती है। अभी उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने ऐसा एक टास्क फोर्स बनाई है जो है बिना संदेह के आधार पे गिरफ्तार करेगी। उसके लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। गिरफ्तारी के लिए सामान्य परिस्थिति मजिस्ट्रेट से गिरफ्तारी के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। खैर बात यहाँ ये नहीं है, क्वेश्चन है कि निवारक निरोधक विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना विधिक सलाहकार समिति, विधिक सलाहकार समिति उच्च न्यायालय का कोई जज या कोई रिटायर्ड जज से, जज के जो है उसकी अध्यक्षता में बनती है, उसमें और सदस्य भी रहते हैं, वह सब लोग मिल करके ये तय करते हैं कि किसी भी अपराधी को क्या जो है अगर गिरफ्तार किया गया है निवारक निरोधक विधि के तहत, सामान्य गिरफ्तारी नहीं, निवारक निरोधक विधि के तहत अगर गिरफ्तार किया गया यानी क्लॉज 4 से 7 के अंतर्गत, तो उसको अधिकतम कितने समय के लिए आप निरुद्ध कर सकते हैं? तो सामान्यतः जो इसका आंसर है क्वेश्चन का वो है 3 मास। अधिकतम आप अगर एक बार किसी को गिरफ्तार करते हैं तो 3 मास के लिए निरुद्ध करके रख सकते हैं। अगर विधेयक क्या नाम है, अगर आवश्यकता है कि इसको और समय तक निरुद्ध रखना ताकि ये अपराध में सम्मिलित ना होने पाए, तो उस स्थिति में विधिक सलाहकार समिति से परमिशन लेनी होती है। और जब इनके गिरफ्तारी के कारणों का जो है पूरी बात इनको सही लगती है, किसको? विधिक सलाहकार समिति को, तो यह परमिशन कर देती है कि ठीक है 3 महीने से ज्यादा आप उसको डिटेन कर सकते हैं। फिर वो है अपने हिसाब से समय बताती है कि आप इतना और कितने समय के लिए उसको डिटेन कर सकते हैं, या मांग की जाती है किसी एजेंसी द्वारा, चाहे वह CBI हो चाहे NIA हो, ऐसे कोई भी एजेंसी हो जो देश की सुरक्षा के लिए काम करती है वो उसके द्वारा, ठीक है। तो इसको आंसर होगा 3 मास, ठीक है, अगर बिना विधिक सलाहकार समिति के। और विधिक सलाहकार समिति से तो वो जो है जितनी मांग करते हैं उस हिसाब से दिया जा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है शिक्षा के अधिकार के बारे में है। यह कहता है कि शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्याय, ठीक है, अंतर्गत भारतीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नांकित में से किस वाद में कहा? अब देखिए क्या कह रहा है, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, ठीक है। जो हमारा 21A, आपको मैं 21A की थोड़ी सी बात बता दूं, 21A है वह भी शिक्षा के अधिकार की बात करता है, लेकिन क्या किसकी करता है? वह करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात करता है ना, कि शिक्षा के अधिकार की बात करता है कि उनको अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब ये केस आया था तो ये केस आया था मोहिनी जैन का, ये आपका आंसर है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और कहा था
कि जो है शिक्षा के अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार है वह है जीवन जीने का अधिकार, यानी आर्टिकल 21 के तहत है। किसके तहत? 21 के तहत सम्मिलित है। एक्चुअली मैं इस केस की मैं थोड़ी घटना आपको बता दे रहा हूँ कि मोहिनी जैन जो है एक छात्रा थी जिसका एडमिशन होना था, और किसी कॉलेज में, शायद वो मेडिकल कॉलेज था या ऐसा था, तो उसमें एडमिशन होना था। और उसमें जब इसका एडमिशन होना था तो फीस कुछ और थी, और जब इसका एडमिशन मतलब जब इसने देखा और फॉर्म भरा, परीक्षा दी, तब फीस की रिस्ट्रिक्शन कुछ और थी, और जब एडमिशन लिया तो फीस जो है बढ़ गई थी, जिसके कारण इसका एडमिशन नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार की बात डिसीजन देते हुए, इसके मोहिनी जैन के फेवर में डिसीजन देते हुए इस बात को कहा था कि आज के बाद, मैंने जब निर्णय दिया था उसके बाद कहा था कि आज से किसी भी संवेदन जो है, किसी भी इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको अपनी पूरी फीस की जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी। आप जितने प्रकार की आप ट्यूशन फीस उसमें इंक्लूड करते हैं, आप लाइब्रेरी फीस जमा करते हैं, आप फास्ट एड फीस जमा करते हैं, आप कैंटीन फीस जमा करते हैं, आप कोई भी फीस उसमें ले रहे हैं ट्यूटोरियल के अलावा, वो सबको आपको स्पष्ट तौर पे बताना होगा। ये आपका अधिकार है। आप लोग चाहे तो अपने कॉलेज में जाकर के पूछ सकते हैं और आपको वो बताएंगे। आप लोग को मालूम होगा एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनता है जो इनकम टैक्स पे पापा के काम आएगा आपके। वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट में सिर्फ ट्यूटोरियल फीस लिखी जाती है, बाकी सबको नहीं लिखा जाता है। जैसे अगर आपकी फीस जो है मान लीजिए 15,000 रुपया है, क्या है 15,000 रुपया है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग फीस होंगी। ट्यूटोरियल फीस तो इसमें कुछ जो है लगभग 10,000 के आसपास ही होगी 15,000 में, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये 10,000 रुपये का बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के मिलेगा, जो आपके इनकम टैक्स में कुछ छूट मिल जाएगी पापा को, ऐसा चलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? मोहिनी जैन है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ रखा है, इसलिए बता दिया मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है उसको बताना है, ठीक है। कौन सा सही सम्मिलित है, नहीं की बात कर रहे हैं, कौन सा सही सम्मिलित है? तो पहला देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रेट केवल राज्य के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो क्या राज्य के विरुद्ध केवल जारी कर सकती है? प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी की जा सकती है, यह गलत है। अगला क्या है? अधिकार परीक्षा की रेट जो है, अधिकार परीक्षा, कल मैंने इसके बारे में बताया था ब्रीफली, ये अधिकार परीक्षा की रेट माने क्या है? ये किसके खिलाफ है? अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध की जाती है, ऐसा है क्या? मैंने कल बताया था, नहीं, तो ये भी गलत है, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध की जाती है। वो कौन सी रेट होती हैं? वह होती है उत्प्रेषण और प्रतिषेध की रेट, जो ऊपर से नीचे के न्यायालय को आती है। कौन कौन सी? उत्प्रेषण और प्रतिषेध की रेट। इसके अलावा जो है परमादेश की रेट, जो है परमादेश, मैंडमस, ठीक है, लोक सेवकों के विरुद्ध जारी की जाती है, ऐसा है क्या? मैंडमस की रेट लोक सेवकों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। प्रतिषेध की रेट प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है आपका। तो सही क्या है? सही है परमादेश की रेट लोक सेवकों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। सिर्फ लोक सेवक नहीं, लोक सेवक के विरुद्ध जारी की जा सकती है, या किसी भी लोक संस्था के विरुद्ध जारी की जा सकती है, कराई जा सकती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। रेट आपको मैंने बता ही दिया है सामान्य भाषा में कि 5 प्रकार की रेट हैं, तो उसमें परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इन 5 रेटों का कार्य है बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए 2B में प्रिज्यूम द बॉडी, यानी कि बॉडी साथ शरीर आप प्रस्तुत करेंगे, अगर ऐसा होता है तो सामान्यतः इसके लिए होता है। दूसरा अधिकार परीक्षा की रेट, मैंने कल बताया था आपको इसके बारे में कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी पद को धारण करता है तो आप उससे यह पूछ सकते हैं कि आपने किस अधिकार से इस पद को धारण किया है। इसके अलावा परमादेश की रेट जो है, किसी को भी अगर कोई गवर्नमेंट संस्था है जो आपका कार्य नहीं करी, उसके एग्जीक्यूशन के लिए आप करा सकते हैं। प्रतिषेध की रेट जो है वह एक तरीके से जो है ऊपर के कोर्ट द्वारा नीचे कोर्ट को मना किया जाता है कि इसकी सुनवाई अगले आदेश तक ना की जाए। उत्प्रेषण की रीट जो होती है उसके द्वारा सेरेसियो की रीट में बुलाया जाता है कि ये फाइल हमारे पास भेजिए, यहाँ निर्णय होने की संभावना नहीं है। अगर आपको लगता है कि नीचे जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है वहाँ आपको निर्णय नहीं मिलेगा, तो आप ऊपर के कोर्ट में अपील करके अपने आप ऊपर के कोर्ट में जा करके कह सकते हैं कि मुझे जो है, मतलब रिट के माध्यम से कह सकते हैं कि मुझे जो है निर्णय मिलने की वहाँ पर उम्मीद नहीं है, वहाँ डर है मुझे कि पक्षपात होगा मेरे साथ, तो कोर्ट जो है फाइल मंगा लेता है इसी रिट को दायर करके, ठीक है। तो ये 5 रिट की बात हो गई आपकी, इसका आंसर ये। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद द्वारा पारित विधि क्या कह रहा है? संसद द्वारा पारित विधि जो है, विधि तथा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधि में कोई असंगतता द्वारा पारित विधि में कोई असंगतता हो तो निम्न में से कौन सा अधिमान्य होगा? इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई हमारी संसद जो है वो कोई कानून बनाए और कोई राज्य विधानसभा जो है हमारी वह कोई कानून बनाए, यानी केंद्र सरकार बनाए और राज्य सरकार बनाए, ठीक है, राज्य विधानमंडल या संसद बनाए, तो उसमें अगर असंगतता होगी, दोनों में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर इसमें से आपको देना है। पहला कहता है संसद द्वारा पारित विधि केवल तभी
केवल तभी यदि वह राज्य विधायिका द्वारा पारित विधि से पहले पारित हुई हो। ये बात सही है क्या? अगर राज्य विधानसभा कोई कानून पहले पारित कर दे किसी विषय पे और उसमें संसद पारित कर दे तो ये चलेगा क्या? ओवरलैप करेगा राज्य का कानून? नहीं करेगा, ये गलत है कथन। ठीक है, अगला कह रहा है संसद द्वारा पारित विधि केवल तभी जब राज्य विधायिका द्वारा पारित विधि के बाद पारित हुआ हो। ठीक है, ऐसा है क्या? तो ये भी बात नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो आगे क्या कहता है? संसद द्वारा पारित विधि चाहे वह राज्य विधायिका द्वारा पारित विधि के पहले पारित हुई हो अथवा बाद में। ठीक है, अगला कहता है राज्य द्वारा पारित विधि केवल तभी यदि संसद द्वारा पारित विधि के बाद पारित हुई हो। तो ये भी गलत है, इसका आंसर तीसरा होगा। यानी कि देखिए होता क्या, मैं आपको बता दे रहा हूं सामान्य यहां पर। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि क्या होता है। ठीक, इसका आंसर तो यहाँ ही है, मैं आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि जब भी संसद जो हमारी है, जो हमारी संसद है, यह जो है कोई भी कानून क्या करे, या कोई भी कानून चाहे पहले पास करे चाहे बाद में पास करे, अगर इसने जो है कोई कानून बना दिया है किस पर, किसी राज्य जो है राज्य ने कोई कानून बनाया था, उस पर संसद ने कोई कानून बनाया है, तो अगर संसद बाद में बनाए चाहे पहले बनाए, संसद का कानून जो है वह ओवरलैप करेगा, वह मान्य हो जाएगा, राज्य वाला वहां पर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। यह होता है। अब यहाँ पर आपने संविधान की अनुसूची 7 को पढ़ा होगा। 7 में 3 सूचियों की बात की गई है, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। इन तीनों के बारे में आपने सुना होगा, इसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, इसको स्टेट लिस्ट कहते हैं, इसको कोकरेंट लिस्ट कहते हैं, मालूम होगा। समवर्ती सूची के विषय पर संसद और राज्य माने केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। ठीक है, इसलिए इन्हीं विषयों पर होता है। राज्य के विषय पर संसद कानून नहीं बना सकती है। क्या? राज्य के विषय पर संसद कानून नहीं बना सकती है, यह बात रहती है। अगर कोई राज्य के विषय, संसद अगर राज्य के विषय पर आवश्यक ना हो और सामान्य तरीके से कोई कानून बना दे तो जो है राज्य भी कोर्ट जा सकता है उसके विरुद्ध। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसके बारे में बताइए क्या कहता है, इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए निम्न में से कौन सा गलत ढंग से सम्मिलित है, मैंने गलत ढंग से है, मिला हुआ है, तो बताना है। सबसे पहले कह रहा है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर को पेश करना, सही है। टू में प्रिज्यूम द बॉडी, तो ये वाला बंदी प्रत्यक्षीकरण में आप शरीर को पेश कराने की मांग करते हैं। दूसरा कहता है को वारंटो अधिकार परीक्षा, किसी मुद्दे में कार्यवाही को रोकने के लिए निम्न अदालत को आदेश जारी करना, ये है क्या? तो गलत ढंग से सम्मिलित है, तो ये भी गलती हो गया एक तरीके से, है कि नहीं। दूसरा अगला कहता है प्रतिषेध, यह निम्न अदालत से कह रहा है, प्रतिषेध की जो रिट है वह निम्न अदालत से उच्च अदालत को की गई प्रार्थना है। निम्न से उच्च को, यहाँ गलत है, उच्च से निम्न की तरफ जाती है, प्रार्थना नहीं होता है वो। ठीक है ना, तो ये जो है हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तो जा सकती है, लोअर कोर्ट को जा सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ उल्टा बता रहा है कि ऐसे होता है, तो ऐसा नहीं होता है, तो यह भी गलत है। ठीक है, मैंडमस की रिट कह रहा है किसी व्यक्ति को सरकारी ड्यूटी निष्पादित करने के लिए आदेश देता है, तो ये सही है। परम आदेश, परम माने ऊपर और आदेश माने ऊपर का आदेश, कोर्ट से आदेश आएगा तो आदमी को करना पड़ेगा ड्यूटी का निर्वहन निष्पादन। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा गलत है, तो दूसरा और तीसरा कहाँ है, ये हमारा है आंसर, तो ये हमारा आंसर हो गया दूसरा और तीसरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल खूब आ रहे हैं परीक्षाओं में। क्या कह रहा है ये? कह रहा है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कोई भी उच्च न्यायालय जा सकता है। सही बात है क्या? बिल्कुल सही है, उच्च न्यायालय जा सकता है, उच्चतम न्यायालय जा सकता है, यहाँ लिखा कोई भी उच्चतम न्यायालय जा सकता है, सही बात है। दूसरा कह रहा है न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान के मूल ढांचे का अंग है, यह भी बात सही है, बात तो दोनों सही है। ठीक है ना, अब आंसर देखिए कूट में क्या कह रहा है। कूट कह रहा है तो ये वाली बात जो है ये तो 13 में है और ये आर्टिकल 32 में है, ये भी आपको मालूम है ना। ये 13 में है, न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या कहा है? मूल अधिकारों के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, तो ये 32 में है, किसके तहत? रेट के तहत ही जाएगा। तो ये कह रहा है क्या ए और आर दोनों सही, ये दोनों सत्य हैं तथा ए आर का सही व्याख्या है? बिल्कुल नहीं, ये वाला तो होगा नहीं। कह रहा है ए आर दोनों सत्य हैं परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो है न्यायिक पुनर्वलोकन जो है वो फंडामेंटल राइट के लिए ही नहीं होता है कि कोई व्यक्ति न्यायिक पुनर्वलोकन के लिए जाएगा। न्यायिक पुनर्वलोकन कोर्ट का कार्य है और यह जो है मूल अधिकारों के लिए नहीं है, सामान्य स्थितियों में भी होता है। अगर कोई कानून बना दिया है और वो जो है संविधान का उल्लंघन कर रही है किसी उपबंध का, तो कोर्ट क्या कर सकता है? उसको जो है असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
शर्त क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर को बचाना। इसलिए न्यायिक पुनर्विलोकन का कार्य जो है कोर्ट को सौंपा गया है और इसको क्या कहते हैं? इसको संविधान का पहरेदार भी कहते हैं। ये संविधान को बचाने का कार्य भी करता है सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में लोकप्रिय लोकहितवाद। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा है। लोकहितवाद जिसको हम क्या कहते हैं? PIL आप लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? PIL कहते हैं। अवधारणा की शुरुआत हुई है भारत में। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया PIL का? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। जस्टिस PN भगवती के नाम सुना होगा, ठीक है, जिसने भी सुना होगा। जस्टिस PN भगवती 95 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु दिल्ली में हो गई। जस्टिस PN भगवती ने सबसे पहले इसको लोकहितवाद को मान्यता दी और कहा कि नहीं, इस प्रकार के हो सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो है अमेरिका है। अमेरिका से PIL का कॉन्सेप्ट आया है। PIL का कॉन्सेप्ट अमेरिका से आया है। ठीक है, आपका आंसर PIL है। और जस्टिस PN भगवती जो है भारत में विभिन्न केसों में जो है इन्होंने PIL जो है सुनी है और इन्होंने कहा कि यह बहुत एक अच्छा तरीका है गरीबों तक न्याय को पहुंचाने का। ये PN भगवती की एक टिप्पणी है। इसके बाद जस्टिस कृष्ण अय्यर ने भी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए PIL को और विस्तार दिया था, लेकिन शुरुआत जस्टिस PN भगवती ने की थी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति के बारे में एक बात है। देखिए इस क्वेश्चन को जरा ठीक से समझ लीजिए। कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं उच्चतम न्यायालय के 4 ज्येष्ठतम जज यानी कि सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज होते हैं, न्यायाधीशों के चयन मंडल की अनुशंसाएं भारत के राष्ट्रपति पर बाध्यकर हैं। क्योंकि क्या है? क्योंकि बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है समय समय पर सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो यहाँ ये पूछ रहा है कि बाध्यकर है, क्यों बाध्यकर है? सिर्फ इतनी सी बात बतानी है। इस प्रश्न का उत्तर जो है मैं बता देता हूँ। मेरा यही एक स्टडी 91 पे एक वीडियो है। आप अगर स्टडी 91 कॉलेजियम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उस पर मैंने बहुत ठीक से पूरे कॉलेजियम के बारे में बता दिया, एक एक फैक्ट को वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर उसको एक बार आप देख लेंगे, आपकी नॉलेज अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अखबारों में कॉलेजियम का नाम आप सुनते रहते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों को मिला करके कॉलेजियम बनता है। ठीक है, क्या बनता है? कॉलेजियम बनता है, ये ध्यान रखिएगा। कॉलेजियम बनता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस जो है 4 जजों को मिला करके। ठीक है, इनको मिला करके सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम बनता है। ऐसे राज्यों में भी कॉलेजियम होते हैं अपने। ठीक, ये क्या करता है? ये प्रमोशन, नियुक्ति और कोई राज्य से कौन जो है बनेगा इसकी जो है अनुशंसाएं करता है। और यह बाध्यकर है राष्ट्रपति पर आकर। ये एक बार इस कॉलेजियम द्वारा कोई नाम राष्ट्रपति को सुझा दिया गया है तो राष्ट्रपति बाध्यकर है, फिर राष्ट्रपति उसको एक बार वापस तो कर सकता है या उसमें कह सकता है कि इसमें एक नाम और जोड़ दीजिए, लेकिन राष्ट्रपति के बाद दोबारा वो चला गया तो फिर राष्ट्रपति उसमें जो है ना तो संशोधन करता है ना उसको जो है बदल सकता है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति को क्या करना होता है? राष्ट्रपति उसको एक्सेप्टेबल करेगा और परमिशन दे देगा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा। इस कॉलेजियम पे समय समय पर उंगली भी उठती रहती है कि ये वंशवाद को बढ़ावा दे रहा है, कि एक नियम बना रखा है कि भाई अगर 7 साल प्रैक्टिस कर लीजिए तो आप हाई कोर्ट के जज बनने लायक हो जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो 10 साल 12 साल प्रैक्टिस कराते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में उनके प्रैक्टिस करने के बाद वहीं सुप्रीम कोर्ट की बेंच में चले जाते हैं। ऐसा खूब चलता है और कई लोग ऐसे बने हैं। अभी आपको मालूम है कि जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ 4 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उनमें से 2 जज ऐसे थे। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर कि बाध्यकर है क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में यह उपबंधित है, नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात किया गया वहाँ पर। ठीक है, दीर्घ काल में यह निरंतर प्रथा रही है, बिल्कुल नहीं है। यह उच्चतम न्यायालय में SP गुप्ता बनाम भारत संघ के जो है अधिकथित है। SP गुप्ता भारत संघ के जो 3 जजेस ट्रांसफर केस थे, 3 जजेस केस कहा जाता है, उसमें से एक केस SP गुप्ता का केस है। इसको भी जजेस ट्रांसफर केस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जजेस ट्रांसफर केस के नाम से SP गुप्ता बनाम भारत संघ के केस को जानते हैं। और इसी केस में बताया गया था जो है, इसी केस को मान लेते हैं कि ये जो है ये जो CJI और 4 वरिष्ठतम जज का जो कॉलेजियम है, इस कॉलेजियम का उदय यहीं से मान लेते हैं। ये जो है दूसरा केस ऐसा था। इसके बाद जो है तीसरा ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है, जब क्या नाम है KR नारायणन राष्ट्रपति थे उस समय जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा था कि क्या जो परामर्श है हमारे लिए, जो राष्ट्रपति को जो है अनुशंसाएं की जाती हैं, क्या ये सिर्फ चीफ जस्टिस की होती हैं?
तो इन्होंने जो है उत्तर में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि नहीं, ये जो था ये रेफरेंस वाला बात है, ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की जो बात है ये यही कहता है, ठीक है, ये कहता है कि नहीं सिर्फ चीफ जस्टिस ही नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजों को भी अनुशंसाएं होती हैं, उन सबको चारों पांचों को मिला करके 5 लोगों को वह अनुशंसाएं होती हैं। तो इसके आधार पर ये तय, तब से जो है प्रेसिडेंशियल ये तय हो गया कि जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज मिल करके जो भी सलाह देते हैं राष्ट्रपति को वह बाध्यकर होती है, ये मान लिया जाता है। किसके? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ज्वाइनिंग के लिए और प्रोन्नति के लिए, इसके अलावा बाकी के लिए नहीं, ठीक है। तो यही इसका आंसर है चौथे का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित उपबंधों में से, अब ये देखिए बात कर रहा है बहुत सरल है, कह रहा है निम्नलिखित उपबंधों में से संशोधन के लिए विशेष बहुमत और कम से कम आधा राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। किस इनमें से किस बात के लिए आवश्यक है ये पूछ रहा है। आपको बता दे रहा हूं, पहले इसका कर दे फिर कमेंट डिस्क्रिप्शन बताता हूं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आपको पता है कि ये जो है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा जो होती है राज्यों की, ये तीनों के जो है जो प्रतिनिधि होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, मत डालते हैं, आपको मालूम है। दूसरा क्या है, आगे कह रहा है अनुच्छेद 73 और 162, यह क्या कहता है, यह कहता है संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार, और 162 कहता है राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार संघ सूची के सारे विषयों पर होता है और संवर्ती सूची के भी विषयों पर होता है, और 162 में राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार राज्य की सारी जो शक्तियां उस पर होता है, ठीक है। इन दोनों की बात करते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में कुछ परिवर्तन करना हो उसके शक्ति के विस्तार पर तो भी राज्य का अनुसमर्थन लेना पड़ता है, विधानमंडलों का अनुसमर्थन लेना पड़ता है। इसके अलावा संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का जो विभाजन है, जो कि कहाँ दिया है, अनुसूची 7 में जो दिया है, ठीक है, अनुसूची 7 में जो बताया गया वो, या फिर अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक विधायी शक्तियों के विभाजन की बात की गई है ये अनुच्छेद में, ठीक है। इन दोनों में ही क्या बात की गई है, इन दोनों में इस बात को बता दिया गया है, किस चीज को, विधायी शक्तियों के विभाजन को। तो इसके लिए भी अगर इसमें कुछ परिवर्तन होता है तो भी राज्य के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है, ठीक है। और यहाँ पर जो सूची दी है, जो 7वीं अनुसूची दी है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची की बात है, अगर वहां पर भी कुछ करना होता है तो राज्य का अनुसमर्थन लेने की आवश्यकता पड़ती है, अगर राज्य सूची की बात आ जाती है तो, ठीक है। तो इसका जो तीनों चीजें हैं ये तीनों सही हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए उपयुक्त सभी, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होना चाहिए उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने डिस्क्रिप्शन इसीलिए आपको बता दिया। तो हमारा आज का सेगमेंट यहीं खत्म होता है, मिलते हैं तब तक के अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर।